गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं चंचल चैलेंजर आपको पढ़ाने वाला हूँ 9th क्लास मैथमेटिक्स के ऑल चैप्टर। और ये वीडियो पूरा कम ही समय में पूरे चैप्टर को बतलाएगा, तो वीडियो को थोड़ा खासा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। और आप 9th क्लास के नहीं हैं तो भी वीडियो आपके खास होने वाला है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है 10th 11th 12th कंपटीशन भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। यहाँ पे 21 को चैप्टर है, तो 21 को चैप्टर में स्टूडेंट्स आपको 21 समझना है, तभी आप इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले है वास्तविक संख्याएं। व्हाट इज वास्तविक संख्याएं? देखिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम समझाने के चक्कर में। हमको फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। स्टूडेंट्स, वास्तविक अपने नामे से स्पष्ट है। वास्तविक मतलब वास्तव में कोई चीज़। जैसे मैं इमेजिन किया कि मैं 9th क्लास का आज वीडियो अपलोड करता हूँ, तो ये वास्तविक चीज़ है। और एक होता है काल्पनिक। जैसे मैंने, मान लीजिए कि मैंने अभी मतलब कि बीएड नहीं किया है और पीजी मतलब मैं नहीं किया है, और उसका हमको पढ़ाना है, तो इमेजिन हो गया, क्योंकि उस चीज़ की जानकारी ही नहीं है, तो वो चीज़ काल्पनिक हो गया। तो वास्तविक मतलब आप जो इसका मान फाइंड कर सकते हैं उसको वास्तविक कहते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, दो प्रकार का गिनती होता है। गिनती दो प्रकार, गिनती मतलब 0 1 2 3 4 5 अप टू डैश डैश इन्फिनिटिव। तो गिनती अपना दो प्रकार से रूप धारण करता है। गिनती बटा गिनती, गिनती बटा गिनती, नीचे 0 नहीं हो, रूट अंडर गिनती, वर्ग न हो। जैसे देखिए 2/5, ये क्या है? ये वास्तविक संख्या है, क्योंकि आप इसको निकाल सकते हैं। जो चीज़ आप फाइंड कर सकते हैं उसी चीज़ को आप वास्तविक चीज़ कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे अंश को आप रखिए अंदर और हर को रखिए बाहर, पॉइंट लगा के 0 बैठा दीजिए, 5 चौके के 20, इसका मान कितना आ गया? 0.4 आ गया। तो गिनती बाई गिनती, लेकिन नीचे 0 नहीं हो, क्योंकि नीचे 0 होगा तो वो संख्या अपरिमित संख्या कहलाता है, जिसका मान इन्फिनाइट के बराबर होता है। क्योंकि 5 में 0 से आप भाग दे ही नहीं सकते। 0 का पारा पढ़िएगा, 5 को अंदर रखिएगा और 0 का पारा पढ़िएगा, 5 आएगा ही नहीं। तो ये नॉन डिफाइंड मतलब कि अपरिमित संख्या है। अब देखिए रूट अंडर गिनती, जैसे देखिए रूट अंडर 2, ये भी वास्तविक संख्या है। गिनती बाई गिनती भी वास्तविक संख्या है, और रूट अंडर जो गिनती है वो भी वास्तविक संख्या है। क्यों वास्तविक संख्या है? क्योंकि आप इसका मान फाइंड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रूट 2 का मान फाइंड करना है तो पॉइंट लगा के 0 0 बिठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के बाद 0 डाल सकते हैं। अब देखिए इसका रूट का मान निकालने का तरीका होता है कि उतना का पहाड़ा उतना ही बार, एक का पहाड़ा एक बार, और यहाँ पे लिखते हैं दाहिने। देखिए 2 दूनी के 4 हो जाएगा, लेकिन हमको मंगाना है 1 2 2 नहीं तो 2 से कम, तो 1 एकम 1 यहाँ लिख देना है गुना करके। बाएं जोड़ होता है, दाएं घटाव होता है, 2 घटेगा तो 1, हमेशा डबल 0 उतरेगा। देखिए, और 1 का पारा पढ़िएगा तो 1 ही बार, तो 21 से कम 21 कमे है। 2 का पारा पढ़िएगा तो 2 ही बार, तो 22 दूनी 44 कमे है। 3 का पारा पढ़िएगा तो 3 बार, तो 23 3 कितना हो जाएगा? 69, तो ये भी कमे है। 4 का पढ़िएगा 4 बार, बात समझ रहे हैं? तो 4 चौके के 16, 4 दूनी 8 1 9, तो कितना हो जाएगा? 96, ये भी कमे है। अब 5 बार में बेसी हो जाएगा, 25 5 125 हो जाएगा। इसीलिए आप 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए और लिखिए यहाँ पे 96। इधर जोड़ते हैं, इधर घटाते हैं, और यही प्रोसेस हमेशा काम करते हैं। डबल 0 उतरेगा, मतलब कि इसका मान 1 का पहाड़ा पढ़े, फिर 4 का पहाड़ा पढ़े। 4 का पहाड़ा कब पढ़े? जब पॉइंट उतर गया तब, 0 उतर गया तब, तो 1.4 आया है।
√2 का मान 1.414 1356 अप टू डैश डैश होता है। देखिए स्टूडेंट, हम बताना चाह रहे हैं कि गिनती बाई गिनती मतलब परिमेय संख्या, इसका नाम धो दिया गया है, इसका नाम रख दिया गया है स्टूडेंट्स कि इसको परिमेय संख्या रेशनल नंबर कहते हैं और इसको अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहते हैं। शर्त को लागू करेगा तब। तो हम बताना चाह रहे हैं कि वास्तविक संख्या मतलब होता है जो वास्तव में आप मान निकाल सके, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। कहिए सर काल्पनिक संख्या कैसा होगा? देखिए बताते हैं, रूट के अंदर माइनस में होगा तो इसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसका आप मान नहीं निकाल सकते हैं, इसका आप मान नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको आप लिख सकते हैं 5 × √(-1)। और एक यूलर गणितज्ञ थे जो √(-1) को आई कहे थे कि √(-1) आई के बराबर होता है और दोनों तरफ वर्ग होगा तो रूट हट जाएगा। देखिए स्टूडेंट, वास्तविक संख्या दो ही प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंतर्गत 7 गो संख्या है, छोटा छोटा, मतलब उसी का रूप है। जैसे प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है और परिमेय है तो वास्तविक भी है, सब वास्तविक से निकला हुआ है। वास्तविक दो प्रकार के, परिमेय के अंदर 7 को संख्या। प्राकृत संख्या जब गिनती 1 से शुरू हो, 1, 2, 3, डैश 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 इन्फिनिटिव, तो प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और देखिए पूर्ण संख्या स्टूडेंट्स, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब गिनती 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए। सम संख्या वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाए, पूर्णतः, जैसे जो 2m के रूप के हो, जहाँ m पूर्णांक है, पूरा पूरा गिनती 4, 5, 2m का रूप का संख्या को सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वो संख्या जो 2 से नहीं कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जिसका फैक्टर 2 गो हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य या रूट संख्या जो आप जानते हैं, पढ़े भी होंगे। और यौगिक संख्या या भाज्य संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो स्टूडेंट्स। और लास्ट संख्या है पूर्णांक, प्लस प्राकृत संख्या, माइनस प्राकृत संख्या और 0 के समूह को पूर्णांक कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसके समूह को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या डील हो गया। और वास्तविक संख्या पे क्वेश्चन आता है कि आपको परिमेय संख्या दे देगा और कहेगा कि उसको बढ़ते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में लिखिए। तो देखिए हम जो बेसिक डीपली नॉलेज है वो आपको बताना चाह रहे हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। चलते हैं बहुपद पे, क्योंकि 21 चैप्टर है, 21 चैप्टर आपको देखना है, तभी आप कर सकते हैं मैथ में बेहतर। तो देखते रहिए, बहुपद को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपका सेकेंड चैप्टर है बहुपद। बहुपद देखिए, बहुपद जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा पद, क्योंकि इसमें बहु प्लस पद है। तो पद होता है चिन्ह गुना अंक गुना अक्षर। चिन्ह -5 अंक, अक्षर x, तो -5x। -5 और x में आप मल्टीप्लाई किए तो आपका प्राप्त हो गया -5x। तो -5x एक प्रकार का पद है, बीजीय व्यंजक है। देखिए तो ये पद है। कोई पूछेगा कि इसका घात कितना है, तो इसमें x वो एगो है तो कहेंगे कि घात 1 है, पावर 1 है। जैसे मान लीजिए कि कोई कहेगा, अब देखिए कुछ भी हो सकता है, +8 × x², तो 8x², ये भी एक प्रकार का पद है, मतलब जिसमें चिन्ह अंक अक्षर शामिल हो। देखिए चिन्ह प्लस है, अंक क्या है 8 और अक्षर क्या है x², तो ये पद है। इसका घात कितना है 2, क्योंकि x 2 गो है। कोई कहेगा -9x³, ये भी एक प्रकार का पद है। इसमें घात कितना है, घात 3 है। घात कितना है स्टूडेंट्स? 3 है। देखिए देखिए आपको और ही पद दिखाते हैं, 5y⁵, ये भी एक प्रकार का पद है। चर y में पद है, ये सब चर x में था। इसमें घात कितना है बोलिए, आप बोलिए? 5 है। कितना है घात? आपका 5 है। घात कितना है? 5। स्टूडेंट्स कोई कहेगा कि 6x² y में घात कितना है,
तो आपको दोनों चर का घात जोड़ देना है। तो घात कितना है, 2 को, 1 को, 3 को। बात समझे होंगे, बात समझे हैं? अब ध्यान दीजिए कोई कहेगा कि 8x में घात कितना है, 1। केवल 5 में कितना घात है, तो इसमें घात है, इसमें x कितना है, 0, क्योंकि पावर 0 का मान 1 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए घात कितना है, 1, 0 0। घात कितना है, अचर पद का घात 0 होता है, कितना होता है, 0। तो देखिए बहुपद समझाते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी पद हैं, -5x, 9x, -9x3, 8x², 5, ये भी एक प्रकार का पद है, और 6x² y, 5y⁵। तो एक जात का मतलब कि x है तो x का जितने भी पद हैं अगर उसको हम जोड़ के रूप में लिख दे, जैसे -9x3, फिर 8x² घात घटते क्रम में, और -5x और कथी 5, तो बहुत सा पद मिलता है जोड़ या घटाव के रूप में अगर एक के साथ लिख दे तो उसी को कहते हैं बहुपद। बहुपद मतलब बहुत सा पद। बहुपद मतलब 1 गो पद, 2 गो पद, 3 गो, 4 गो, 4 गो पद हो गया तो बहुपद हो गया। एक से अधिक पद लिख दीजिएगा तो बहुपद हो जाएगा, लेकिन आपको घात घटते क्रम में रखना है। घात 3 के बाद घात 2, घात 2 के बाद घात 1, घात 1 के बाद घात 0। बात समझे होंगे। और देखिए इसी को मैथ कह दिया कि ये a है, इसी को कह दिया मैथ कि इसको b है, इसको कह दिया कि ये c है, इसको कह दिया ये d है। a का मान -9, b का मान 8, c का मान -5, d का मान 5। मतलब कि इसको एक रूप में ढाल दिया। बहुपद को रूप में ढालना है। बहुपद 3 प्रकार का पढ़ना है, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। देखिए स्टूडेंट्स, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए कि -5x3, 9x3 प्लस 8x² के बाद डायरेक्ट 5 दे दे, घात 2 के बाद डायरेक्ट घात 0 दे दे, तो जो पद नहीं हो उसको अपने मन से शामिल कर देना है, लेकिन उसका गुणांक 0 रखना है, उसका गुणांक 0 रखना है। कोई कहेगा कि 2x² प्लस 5 ये भी बहुपद है, ये त्रिघाती बहुपद है, काहे कि सबसे अधिक घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद, और ये सबसे अधिक घात 2 है तो कहेंगे द्विघाती बहुपद। तो इसमें देखिए घात 2 के बाद डायरेक्ट घात 0 आ गया, घात 1 मिसिंग है, तो घात 1 लाने के लिए उसका गुणांक 0 लिखना पड़ेगा और प्लस 5। अब ये रियल रूप में आ गया, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में आ गया। बात समझे होंगे। तो ये बहुपद से परिचय है। देखिए बहुपद को 2 प्रकार से आप पुकार सकते हैं, एक घात के आधार पर, एक पद के आधार पर। जैसे यहाँ पे घात के आधार पर क्या है, सबसे अधिक घात 3 है तो कहेंगे त्रिघाती बहुपद, और यहाँ पे कौन पद है, 1 2 3 4, चतुर्थ पदी बहुपद। बात समझे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द्विपदी पद के आधार पर, यहाँ पे पद के आधार पर द्विपद ये है, लेकिन घात के आधार पर द्विघाती। बात समझे। जिसका गुणांक 0 है तो उसको पद में शामिल नहीं करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, चलते हैं। आप समझे होंगे कि बहुपद मतलब बहुत सा पद, बहुपद मतलब बहुत सा पद, और बहुपद को 2 प्रकार से पुकार सकते हैं, पद के आधार पर और घात के आधार पर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, बहुपद के गुणनखंड। देखिए स्टूडेंट्स, आपका तीसरा चैप्टर है बहुपद का गुणनखंड। बहुपद का गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड मतलब बहुपद का टुकड़ा। जैसे मान लीजिए कि ये 2x³ ये पद है तो इसको बहुपद भी कह सकते हैं। तो यह कि हाँ 2 या 2 से अधिक पद भी, इसे में देखिए 5x², रुकिए 5x² प्लस 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 और 20, यहाँ पे हाँ 12x, ये भी बहुपद है। 5x² प्लस 12x प्लस 4 ये भी बहुपद है। तो देखिए ये भी पद को बहुपद आप कह सकते हैं, लेकिन बहुपद को पद नहीं कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसका टुकड़ा करना है। जैसे यहाँ पे 8 लिख दीजिए, तो 8 का टुकड़ा कीजिएगा तो 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एक 2, मतलब 2 गुने 2 गुने 2, और x³ को लिख सकते हैं s गुने x गुने x।
तो बहुपद को तोड़ना ही बहुपद का गुणनखंड कहलाता है। बहुपद को तोड़ना ही बहुपद का गुणनखंड कहलाता है। अब देखिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जैसे 4x² और -9, तो इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो a² माइनस b², तो a प्लस बी a माइनस बी। तो आप इस बहुपद को तोड़ दिए तो इसको कहेंगे बहुपद का गुणनखंड। देखिए तोड़ने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है तोड़ने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको द्विघाती बहुपद दे, तो द्विघाती बहुपद में जानते हैं क्या करते हैं, फर्स्ट लास्ट में गुना करते हैं। 5 में 4 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 20, और देखिए प्लस प्लस में गुना होगा तो प्लस ही आएगा। देखिए 5 के आगे ही प्लस है और 4 के आगे ही प्लस है, तो चिन्ह सहित गुना करना है। तो 5 में 4 से गुना होगा तो +20, तो +20 कैसे आता है, 1 में 20 से गुना होता है तब 20 आता है, 2 10 भी 20 आता है, 4 5 20 आता है। ये 3 कंडीशन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस है, +20 न है, तो इसको जोड़ जोड़ के दिखना है। तो 20 1 21, 10 2 12, 5 4 9, तो 10 2 12 ये मैच किससे कर रहा है, बीच वाला किससे मैच कर रहा है, 20 1 से कि 10 2 से कि 4 5 से, तो 10 2 से मैच कर रहा है। तो आपको 10 2 को सेलेक्ट कर लेना है। स्टूडेंट्स फर्स्ट काम है कि फर्स्ट लास्ट में गुना, सेकंड काम है कि उस गुना से हमको क्या करना, उससे हमको सेलेक्ट करना नंबर कि कौन इसके लिए बीच वाला के लिए परफेक्ट है। गुना वाला से ही सेलेक्ट करते हैं बीच वाला के लिए तोड़ने के लिए, इसको मध्य पद तोड़ने के लिए। तो अगर जोड़ है तो जोड़ के चेक करेंगे, जोड़ है तो क्या करेंगे, जोड़ जोड़ के चेक करेंगे। और यहाँ गुना करने पे घटाव आए तो इसको घटा घटा के चेक करते हैं स्टूडेंट्स, बात समझे। चलिए इसको तोड़ दीजिए, 10x + 2x। देखिए जोड़ेंगे तो 10 2 12 और 10 दूनी 20 भी आ गए, ये समझे होंगे। अब दो दो पद का जोड़ा बनाकर कॉमन ले लेते हैं। जैसे 5x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एगो x बचेगा और 5 दूनी 10, फिर इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा। देखिए 5x², 5 दूनी 10x, तो कॉमन ले लेना है। इसमें 2x और 4 में 2 कॉमन है, तो x और 2 दूनी के 4। देखिए एक खाली अंदर वाला लिखना है x + 2, एक खाली बाहर वाला लिखना है 5x + 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुपद का क्या कर दिए हम, टुकड़ा। तो बहुपद को तोड़ना ही बहुपद का गुणनखंड कहलाता है। तो स्टूडेंट्स और त्रिघाती बहुपद में जानते हैं क्या करते हैं, त्रिघाती बहुपद में अपना मन से एगो मान पुट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई त्रिघाती बहुपद दे देगा ax³ + bx² + cx + d, जो d है ना d, इसे मान लीजिए कि d का मान दे देगा 6, तो 6 किससे कटेगा, 1 से 2 से 3 से 6 से। और इस सभी वैल्यू को +-1 को सभी वैल्यू को इसमें रखते हैं, इस त्रिघाती बहुपद में क्या करते हैं, रखते हैं। और रखने के बाद जिससे शून्य आ जाए वो एक गुणनखंड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि +2 रखने से, इसमें +2 रखने से शून्य आ गया पूरा बहुपद का मान, तो +2 रखेंगे तो x - 2 गुणनखंड हो जाएगा। x के मान 2 पर अगर शून्यक हो गया तो x - 2 न गुणनखंड होगा। और इस गुणनखंड से भाग दे दीजिएगा, गुणनखंड से भाग दे दीजिएगा तो भागफल त्रिघाती से द्विघाती हो जाएगा भागफल, और फिर भागफल का मध्य पद तोड़ दीजिए, तो इससे 2 निकल गया, एगो पहले से आप निकाल कर रखे हैं। बात समझे होंगे स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नियामक ज्यामिति। देखिए जो इसके बाद चैप्टर है चौथा नंबर, नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति मतलब होता है स्टूडेंट बिंदुओं का ज्यामिति। देखिए बिंदुओं का ज्यामिति, जैसे ये मान लीजिए ये तल है, मानना क्या ये तले है, ये प्लेन है ना प्लेन, तो इस प्लेन को हमको 4 भाग में बांटना है। तो 2 गो रेखा खींचेंगे, एगो क्षैतिज रेखा, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा, और इसको उदग्र या ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहा गया, इसको x अक्ष कहा गया, और उदग्र रेखा को y अक्ष कहा गया। और इसको दर्शाते हैं x डैश से, और इसको y डैश से दर्शाते हैं। ठीक बीच में होता है 0, यही नियामक ज्यामिति है, ये चित्र ही नियामक ज्यामिति है। देखिए x अक्ष और y अक्ष, और ठीक बीच में होता है मूल बिंदु।
मूल बिंदु, इसको मूल बिंदु कहते हैं। तो दाहिने प्लस गिनती होता है, प्लस अनंत तक, और बाएं माइनस होता है, माइनस गिनती, माइनस अनंत तक। ऊपर भी प्लस होता है आपका, प्लस अनंत तक, और नीचे होता है माइनस, माइनस अनंत तक। जैसे आपको यहाँ पे कोई बिंदु दे दे, यहाँ पे कोई बिंदु दे दे, तो इस बिंदु का आप पता लगाइए। तो कोई भी बिंदु मूल बिंदु से ही आप पता लगा सकते हैं। तो देखिए ये तरीका है कि यहाँ से आप गए क्षैतिज, क्षैतिज गए, एक्स अक्ष पर कितना गए 4 इकाई, और वाई अक्ष पर मान लीजिए कि आप यहाँ पे 2 इकाई गए हैं, कितना 2 इकाई। तो पहले 4 गए फिर 2 गए। तो बिंदु का पता लगाना है। जैसे इस बिंदु ए का नियामक, नियामक मतलब उसका स्थान, निर्देशांक, मतलब कि वो कहाँ है। मतलब ए का नियामक कितना है 4,2। नियामक ज्यामिति मतलब बिंदुओं का ज्यामिति। समतल में स्थित किसी बिंदु का पता लगाना ही नियामक ज्यामिति कहलाता है। बात समझे होंगे। और इस पहले वाले मान को x और बाद वाले मान को y, मतलब कि पहले वाले मान को कहते हैं भुज और इसको कहते हैं कोटि। इसको कहते हैं x नियामक, इसको कहते हैं y नियामक, इसको कहते हैं प्रथम निर्देशांक, इसको कहते हैं द्वितीय निर्देशांक। और जो x का मान होता है वो y अक्ष से दूरी होता है, और जो y का मान होता है, y का मान वो x अक्ष से दूरी होता है। बात समझे होंगे। देखिए किसी बिंदु का पता लगाना ही नियामक ज्यामिति कहलाता है। देखिए ये प्रथम चरण है, प्रथम चतुर्थांश। इसमें x भी प्लस होता है, y भी प्लस होता है, इसलिए इसका चिन्ह प्लस प्लस होता है। ये द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय चरण है। तो x माइनस में होता है और y प्लस में होता है, इसलिए इसका चिन्ह होता है माइनस प्लस। तृतीय का x भी माइनस और y भी माइनस, मतलब इसमें कोई भी बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक माइनस माइनस में होगा तृतीय में। और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए 2 चर वाले मतलब 2 गो चर। देखिए स्टूडेंट्स आपका 5वां चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। जो देखिए 2 चर वाले मतलब कि देखिए A B C D E X Y Z, ये क्या है? ये आपका है चर। इसी को चर कहते हैं, इसी को वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल A to Z को वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल। और उसके बाद 0 1 2 इंफिनिटिव को कहते हैं अचर, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स कह रहा है कि 2 चर लीजिए, 2 चर x और y सेलेक्ट कर लिए, और वाले रैखिक, रैखिक मतलब उसका घात 1, उसका घात ले लीजिए 1, और समीकरण, समीकरण मतलब बराबर 0। तो यहाँ पे डाल देना है। इसके आगे कोई गिनती होगा तो उसको a सपोज कर लिए, इसके आगे कोई गिनती हो उसका b सपोज कर लिए, और लास्ट में कोई गिनती होगा उसको c सपोज कर लिए। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को कहते हैं रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये व्यापक रूप है। जैसे आपको दे देगा 2x प्लस 5y प्लस 3 बराबर में 0। तो ये 2 चर वाले क्या है? रैखिक समीकरण है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे आप x का मान रखिएगा तो y का मान निकलते रहेगा। बात समझे। लेकिन एक चर का हो, जैसे 2x प्लस 5 बराबर 0, मतलब ax प्लस b बराबर 0, तो इसका एक ही हल होता है। एक चर का एगो हल और 2 चर का अनंत हल। इसमें क्या करेंगे कि 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और 2 गुने में इधर आएगा तो भाग में, मतलब कि x का मान होता है माइनस p/a एक चर में। और 2 चर में आपको x का मान अपने मन से पुट करना है। x का मान कुछ रखिएगा, जैसे x प्लस वाई बराबर 5, तो x का मान 3 रखिएगा, तो 3 प्लस वाई बराबर में 5, तो y बराबर में 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, तो y का मान निकलते रहेगा। तो 2 चर का कितना हल होता है? अनंत हल। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यूक्लिड की ज्यामितीय भूमिका। स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूक्लिड की ज्यामितीय भूमिका। तो यूक्लिड की ज्यामितीय भूमिका मतलब यूक्लिड एक ऋतज्ञ थे।
यूक्लिड को ज्यामिति का पिता भी कहा जाता है। ज्यामिति के पिता कौन है? यूक्लिड। तो इन्होंने बहुत सारा परिमेय का आविष्कार किया है, वो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, लेकिन अपने समय को बर्बाद मत करो। देखिए, मूल्यवान होता है वो टाइम जिसको आप इन्वेस्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बताने जा रहा हूँ यूक्लिड की ज्यामिति भूमिका। यूक्लिड की ज्यामिति भूमिका मतलब यूक्लिड का ही मतलब कि उसमें आप बताए हैं, उनका भूमिका है। जैसे एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं, ये कौन बतलाया है? यूक्लिड बतलाया है। दो बिंदुओं से एक रेखा गुजरती है, यूक्लिड बताया है। एक रेखा पर अनंत बिंदुएं होती हैं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है, दो बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा गुजरती है, और एक रेखा पर अनंत बिंदु होती है। ये तीनों बातें आपतन मान्यता कहलाती है। आपतन मान्यता के अंतर्गत तीन बात आते हैं, और ये कौन बतलाए थे? यूक्लिड बतलाए थे। देखिए, और इसमें ये भी बतलाए थे कि दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो एक से अधिक बिंदु भनिष्ठ नहीं हो सकते। मतलब कि दो रेखा प्रतिच्छेदी हो तो एक ही बिंदु भनिष्ठ होता है, और दो रेखा समानांतर हो तो इसमें बिंदु भनिष्ठ होगा? एक भी बिंदु भनिष्ठ नहीं। और दो रेखाएं समपाती हो, एक ही पर हो, तो उस पर अनंत बिंदु भनिष्ठ होते हैं। ये कौन बतलाए थे? यूक्लिड बतलाए थे स्टूडेंट्स। और इसके बाद है रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण में आपको जानना है कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। और दो रेखाएं समानांतर हो और एक तिर्यकछेदी रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, आपका संगत कोण बराबर होते हैं, और अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360। देखिए, हम चतुर्भुज तक आपका 9th क्लास का प्रमेय है, मेरा यूट्यूब चैनल UM क्लासेस जो है उसमें प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा 9th क्लास का। तो हम प्रमेय का स्पेशलिस्ट वीडियो बनाए हैं। आपके कम से कम 40-50 वो प्रमेय है, जिसको बताना अभी थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है क्योंकि हमको समाप्त करना है। देखिए, प्रमेय का स्पेशलिस्ट वीडियो हम बनाए हैं। प्रमेय का स्पेशलिस्ट वीडियो मैंने बनाया है कि सर्वांग सम होने के 5 शर्त होते हैं। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। दो रेखाएं किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो तो उसके समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। स्टूडेंट्स, क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल हम पढ़ाते हैं। देखिए क्षेत्रफल में देखिए 2D और 3D दो प्रकार के चित्र होते हैं। चित्र दो प्रकार के होते हैं, 2D चित्र और 3D चित्र। जैसे देखिए, अब खत्म होने वाला ही है 2D चित्र। जैसे में आयत आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, वृत्त आ जाएगा, रेखा आ जाएगा, बिंदु आ जाएगा, ये सब 2D चित्र है। त्रिभुज आ जाएगा, ये सब 2D चित्र है। ये घनाभ, ये इसको घनाभ कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग हो, मतलब कोई भी दो अलग अलग हो, इसको घन कहते हैं। जिसमें सभी भुजा बराबर हो, ये सब 3D चित्र है। 3D चित्र, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, उसके बाद छीनक, ये सब क्या है? 3D चित्र। तो इसका क्षेत्रफल जानना है। जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमिति 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का विकर्ण √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। क्योंकि आयत का विकर्ण एक प्रकार का कर्ण होता है, और कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो √अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा विकर्ण। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण √अंडर 2 गुने भुजा, और वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हिरोन का प्रयोग।
तो हीरोन के प्रयोग से जो सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल वो अभी बतला दे रहे हैं। आपका अगर तीनों भुजा ज्ञात हो, जैसे ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये एस मतलब अर्ध परिमाप, और ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। लेकिन ये कब निकालना है, जब आपको तीनों भुजा ज्ञात हो। तो अगर आपको आधार और ऊंचाई ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। स्टूडेंट्स, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिधि 2 पाई आर, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2, और अर्धवृत्त का परिमिति पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, क्योंकि पूरा परिमिति का आधा और फिर 2 त्रिज्या, तो पाई आर प्लस 2r। देखिए स्टूडेंट्स, 3D में घनाभ का सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का, आप जानते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और उसका आयतन का सूत्र एल इंटू बी इंटू एच। आयत का विकर्ण नहीं, घनाभ का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घन का बोलिए, घन का क्षेत्रफल का सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। इसमें कौ गो पृष्ठ होता है, 6 गो, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। और घन का आपका आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, और घन का विकर्ण रूट अंडर 3 गुने भुजा। बेलन का वक्र पृष्ठ बोलिए, याद है आपको, याद नहीं ना है, आप लोग पढ़वे नहीं करते हैं, पढ़िए। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच, और बेलन का पूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का आयतन, तो वृत्त के क्षेत्रफल में एच लगा दीजिए, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल में हाइट बढ़ा दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर एच। खोखले बेलन का आयतन पाई एच आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं आपका गोला पे। गोला का बोलिए, गोला का क्षेत्रफल का सूत्र, तो 4 गो वृत्त 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन, वक्र पृष्ठ पूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर गोला का। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। खोखले गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, पाई आर एल, ये एल है, एल मतलब एक प्रकार का कौन, पाई आर एल है, एच है। और बेलन का पूर्ण पृष्ठ पाई आर एल होता है वक्र पृष्ठ पाई आर इंटू आर प्लस एल। मतलब ना, देखिए वक्र पृष्ठ में ना अगर जोड़ दीजिएगा आप वृत्त का क्षेत्रफल तो नहीं हो जाएगा, तो पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे एल बचेगा, यहाँ पे आर बचेगा, तो पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, ये पूर्ण पृष्ठ का है सूत्र। बेलन का शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बात समझे। खोखले शंकु का आयतन 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। स्टूडेंट्स, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। छिन्नक का वक्र पृष्ठ पाई एल R1 प्लस R2, और छिन्नक का पूर्ण पृष्ठ पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। देखिए आपका क्षेत्रमिति समाप्त हो गया। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए दिए है। बनावट, देखिए थोड़ा सा बनावट में डेमो दे देते हैं। देखिए बनावट मतलब ना कि आपको प्रश्न से जैसे देगा, जैसे कहेगा ना कि 7 सेंटीमीटर भुजा का ना निर्माण कीजिए, तो स्केल से 7 सेंटीमीटर आप नाप दीजिएगा, हो गया, रेखा का रचना हो गया। कोई कहेगा कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या प्रकाल पर नाप के गोल घुमा दीजिएगा, तो वृत्त का निर्माण हो गया। बात समझे। किसी रेखा को क्या कीजिए, बांटिए 3:5 में, तो एगो यहाँ पे न्यूनकोण बना दीजिएगा और ऊपर 3 को चाप लीजिएगा। कितना चाप लीजिएगा, जो जोड़ दीजिए, 8 को चाप लीजिएगा। 3, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 8 को मिला दीजिए। अब फिर 3 पर न 3 पर इस कोण के बराबर यहाँ पे 3 पर कोण बना के मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा 3:5। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर त्रिभुज के जैसे मान लीजिए वो त्रिभुज है और इसके समरूप त्रिभुज को खींचना है, तो उसका तरीका होता है कि न्यूनकोण बनाते हैं
थोड़ा देर न्यून कोण बनाते हैं। अब 12 कौन है 5, तो 5 को छाप लेते हैं। और ये देखिए अंश छोटा है तो त्रिभुज अंदर बनेगा, अंश 12 हो तो त्रिभुज कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। बड़ा है तो बाहर बनेगा, छोटा है तो अंदर बनेगा। तो उल्टा काम करना है। अगर अंश छोटा है तो क्या करते हैं, हर को मिलाते हैं। देखिए हमेशा हरे को मिलाते हैं, हमेशा 5 है तो 5 को मिलाते हैं। अगर मान लीजिए 3 होता तो 3 को मिलाते, बात समझे, 3 होता तो 3 को मिलाते। देखिए 12 चाप लेते हैं और हर को मिला देते हैं और अंश पर कोण बना देते हैं। बताइए अंश क्या है 3, तो 3 पर आपको कोण बना देना है और यहाँ पे भी इस कोण पर यहाँ पे कोण बना देना है, बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने घन घना बता दिए, विलन बता दिए, शंकु बता दिए, गोला बता दिए। सांख्यिकी आंकड़े, जैसे देखिए बहुत सा संख्या लिख देंगे तो इसको सांख्यिकी आंकड़े कहते हैं, बात समझे। तो इसको कहते हैं सरल वितरण और उसका प्रस्तुतिकरण। मतलब देखिए अगर मान लीजिए कि इसमें 1 2 गो है तो और 2 3 गो है तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 5। तो 1 कौ गो है 2 गो, 2 कौ गो है 3 गो, 3 कौ गो है 1 गो, 4 कौ गो 1 गो, 5 कौ गो 1 गो है। तो संख्याओं का आंकड़ा के बारे में पढ़ना है और उसके बाद उसका आलेखीय निरूपण भी करना है, आलेख के द्वारा, x अक्ष और y अक्ष के द्वारा, और उसका मानचित्र बना रहेगा और उसके बता देना है। जैसे यहाँ पे सारणी दिया रहेगा कि हाँ यहाँ पे कि इतना लाभ होगा, इतना कम, आपको आलेख से देख के बता देना है। उसके बाद माध्य आप जानते हैं, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, सबको जोड़ देंगे और जितना है उतना से भाग देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको जोड़ के 8 से भाग दे दीजिए तो उसको माध्य कहते हैं। माध्य का मतलब कि सबको सजा देंगे बढ़ते क्रम में, जैसे 1 1 2 2 2 3 4 5, और जो ठीक बीच में होगा वही आंसर, उसी को माध्यिका कहते हैं। अगर बीच में कोई नहीं हो तो उसमें से बीच में से 2 गो सेलेक्ट करते हैं और जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। बहुलक मतलब जो अधिक बार रिपीट किया है, जैसे 2 अधिक बार रिपीट किया है तो 2 आंसर हो जाएगा बहुलक। प्रायिकता मतलब अनुमान लगाना, जैसे आप सिक्का आप फेंके तो आप हेड मांगे तो हेड कितना बार आएगा, 1 बार, तो 1/2, मतलब कि अनुकूल परिणाम बटा संभव परिणाम को ही प्रायिकता कहते हैं। जैसे एक पासा फेंके और कहें कि 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, तो 4 से अधिक अंक कब आता है, एक पासा में 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, मतलब 2/6। अनुकूल परिणाम कब है 2 गो 4 से अधिक, और संभव परिणाम कब होता है 6 गो, तो 1/3। ये क्या हो जाएगा प्रायिकता। एक ताश में इक्का, तो ताश का संभव परिणाम कितना होता है 52, इक्का कब होता है 4 गो, 4 गो इक्का होता है और 4 गो बादशाह होता है, 4 गो क्वीन होती है, 4 गो देखिए हैंग होता है, गुलाम बीबी बादशाह का ना, और उसके बाद 10 तक होता है, इक्का से लेके कहाँ तक 2 3 10 तक होता है। 13 होता है लाल पान, काला पान, चिड़िया और ईटिया। तो इक्का कब होता है 4 गो, तो 4/52, ये क्या हो जाएगा, इक्का आने की प्रायिकता हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 9th क्लास का पूरा चैप्टर आपको क्रैश कोर्स टाइप का, एक इन्फॉर्मेशन टाइप का, ट्रेलर टाइप का आपको हम बता दिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसे ही मेरा वीडियो को कमेंट कीजिए और देखिए इस वीडियो को शेयर कीजिए जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक कीजिए।